या इस तरह कुछ है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। यस डॉक्टर इकरा। अच्छा, आप थी वो खुश नसीब जिनको मैंने दिए थे। मैं तो बड़ा डिसहार्ट हुआ था कल। मैंने कहा मैं लोगों को ऐसे देता। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इन दैट। कोई मसला नहीं है। मैं तो समझ रहा था वो स्टूडेंट बोल ही नहीं रहा। खैर, डॉक्टर इकरा, यस, गैस्ट्रोशाइसिस एंड ओम्फेलोसिस। यस, दैट्स, जी जी, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। यस। और ओके। ओके, गैस्ट्रोशाइसिस का प्रोग्नोसिस बेटर होता है। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू डॉक्टर इकरा। थैंक यू वेरी मच। ओके, सभी को क्लियर है ना विद कवरिंग के कौन से वाले कवर के साथ होती है और विदाउट कवरिंग कौन सी होती है, पेरिटोनियम के साथ कवर कौन सी होती है? ठीक है, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग यू पीपल नो। ओके, हम बात करेंगे अबाउट, लिटिल बिट मेरा पीसी स्लो था उसके लिए एक्सक्यूज मी। और हम आज लेट भी हो गए हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा समराइज चीज़ें बताना चाह रहा हूँ अबाउट। हमने पहले, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा होता है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। सो मिक्स हो रही हैं मेरे प्रीवियस बैच वाली चीज़ें। खैर, ओके, यहाँ पे लाइक दिस इज हमारे पास, सपोज दिस इज एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कर्व है दैट इज इंडिकेटिंग द सोडियम, एसोसिएटेड विद सोडियम। हम क्या पढ़ने लगे हैं, दैट इज आपने पढ़ा होगा कि कौन से मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम एंड सोडियम, इनके कम होने से ज़्यादा होने की वजह से देयर इज एक्साइटेबिलिटी एंड डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी, सिस्टोलिक अरेस्ट, डायस्टोलिक अरेस्ट। ये वाले पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन समराइज वे के अंदर। ठीक है, ये आई नो कि आप लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करती होगी कि किस में क्या होता है, तो उसके लिए मैंने इसको समराइज किया हुआ है। ओके, फाइन। ओके, तो दिस इज अ सोडियम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज हाइपो। ठीक है, हाइपो थिंग्स, दिस इज अ हाइपो। ओके, हाइपो एंड दिस इज अ हाइपर थिंग। हाइपर थिंग। ओके, ये मैंने पहले पढ़ाया आपको अबाउट दिस। ओके, दिस इज अ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम पढ़ाया हुआ है। ओके, चलें रिपीट कर देते हैं इसको ना। पोटाशियम, अच्छा कुछ न्यू भी हैं। ओके, ओके, दिस इज़ अ कैल्शियम, दिस इज़ अ पोटाशियम। ओके, मैंने कार्डियोलॉजी में शायद पढ़ाया था। खैर, और उसके बाद हमारे पास रीनल में पढ़ाया था, दैट इज़ ग्रेट। ओके, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, सो दैट वाज व्हाट वी आर एसोसिएटेड विद। आपने क्या करना है, ये वाली कंडीशन, दिस इज हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर कैलीमिया। ओके, ओके, फाइन। ओके, कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोकैलीमिया। ठीक है, एंड वो सेंटर में हमारे पास सोडियम है, सोडियम है। ओके, सो रिमेंबर हमारे पास जब ये वाली दो कंडीशंस होंगी, ये वाली दो कंडीशंस होंगी जिसके अंदर देर इज हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलीमिया। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? अभी आप लोगों ने पढ़ाया हुआ है। यस, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी।
ठीक है, एक्साइटेबिलिटी विल बी इंक्रीज। किन किन दो कंडीशंस के अंदर होगा? दैट इज हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलीमिया, ठीक है। ये दो कंडीशंस के अंदर एक्साइटेबिलिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, और हमारे पास अरेस्ट कौन सा होगा? दैट इज डायस्टोलिक अरेस्ट, ठीक है, डायस्टोलिक अरेस्ट होगा। ओके, फाइन। दूसरी चीज ये है हमारे पास हाइपोकैलीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया के अंदर, इन दो कंडीशंस के अंदर हमारे पास क्या होगा? देयर इज, इसका उल्टा हो जाएगा, एक्साइटेबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी, एंड हमारे पास सिस्टोलिक अरेस्ट हो जाएगा। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अगर आपसे पूछे इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल बी डिक्रीज, तो वो कौन सा होगा? दैट इज कैल्शियम आयन, ठीक है। अगर आपसे पूछे एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन इज इंक्रीज, विच ऑफ द आयन विल बी इंक्रीज, और कौन सी कंडीशन विल बी प्रेजेंट? इंक्रीज आयन विल बी हाइपरकैलेमिया। इस तरह अगर आपसे पूछता है कि ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, which of the following increase the excitability, which of the following is correct in resting membrane potential? Remember resting membrane potential के अंदर there is involvement of, हमारे पास कौन सा आयन होता है? पोटाशियम। सो हमने उसने दोनों ऑप्शन दी होती है, हाइपो कैलीमिया की भी दी होती है, कैल्सीमिया की भी दी होती है, एंड हाइपर कैलीमिया की भी दी होती है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज होती है वो ऑलवेज बाय द हाइपर कैलीमिया, ठीक है, हाइपर कैलीमिया, नॉट हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। अगर वो हमारे से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हवाले से पूछता है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हवाले से दो पॉइंट्स मैंने पहले भी बताए होंगे डेफिनेटली, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव बाय, यस, पोटेशियम इफ्लक्स से अचीव होता है, अचीव बाय, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय, यस, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप से मेंटेन होता है, और अचीव बाय पोटेशियम इफ्लक्स। ओके, और यहाँ पे डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी हो गया, और हमारे पास सिस्टोलिक अरेस्ट हो गया। सो दीज आर एसोसिएटेड विद हमारे पास इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी एंड डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी। इसी तरह अगर हमारे पास सोडियम की बात करता है, सोडियम के अंदर क्या है कि हमारे पास अगर हाइपरनेट्रीमिया होगा, हमारे पास हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है, दिस इज एन एक्शन पोटेंशियल कर्व, उसकी जो एक्शन पोटेंशियल की हाइट है वो ज़्यादा हो जाएगी इन हाइपरनेट्रीमिया के अंदर, ठीक है। इसी तरह हाइपोनेट्रीमिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल जो हाइट है दैट विल बिकम डिक्रीज, ठीक है, वो कम हो जाएगी। ओके, एक और कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन है, इसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ओके, दिस इज एंड न्यूरॉन हमारे पास, और हमारे पास दिस इज द माइलिनेशन हो रही है, ये माइलिनेशन हुई हुई है उसकी, एक्सोन्स की। ओके, और ये हमारे पास जहाँ पे ये है दैट इज एक्सोन हिलक्स, जहाँ पे एक्सोन का और सेल बॉडी का कनेक्शन होता है, दिस इज अ सेल बॉडी और ये एक्सोन है। ओके, दिस इज एक्सोन हिलक्स। अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होता है तो वो क्या करेक्टरिस्टिक्स होगी? ऑल और नन, ऑल और नन होगा, ठीक है, या तो होगा या नहीं होगा एट एक्सोन हिलक्स के ऊपर। इसी तरह एक्सोन हिलक्स के ऊपर हमारे पास क्या एब्सेंट होगा? एक्सोन, yes, Nizel's granules, Nizel granules, Nizel's granules, N-I-S-S, Nizel's, N-I-S-S, Nizel's granules, जिनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, Nizel's granules। ओके, Nizel granules क्या होते हैं? दैट इज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कहते हैं, एंड अगर वो प्रेजेंट प्रेजेंट की बात करें, दीज आर प्रेजेंट इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, राइबोसोम्स, Nizel granules are rough ribosomes. These are absent in nasal granules, ये वाला, और they are present in ribosome present in, these are rough endoplasmic reticulum, ठीक है। rough endoplasmic reticulum का क्या काम होता है? there is synthesis of proteins, rough endoplasmic reticulum। लेकिन अगर आपको प्रोटीन की सिंथेसिस के हवाले से एमसीक्यूज आए एंड यू हैव टू सेलेक्ट among the ribosome and rough endoplasmic reticulum, you have to prioritize ribosomes, ठीक है, ribosomes over rough endoplasmic reticulum। ओके, फाइन। नीजर ग्रेन्यूल्स का बता दिया, एब्सेंट्स इन एक्सोन हिलक्स,
एक्सोन हीलर्स पे ऑल और नन एक्शन पोटेंशियल होता है। और हमारे पास मेसर ग्रेन्यूल प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। और फर्स्ट प्रायोरिटी इज राइबोसोम्स। ओके। इसी तरह राइबोसोम्स के हवाले से एक और एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास बेसोफिलिया होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, ड्यू टू बेसोफिलिया इन प्रोटीन सिंथेसिस इज ड्यू टू दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है, बेसोफिलिया इज ड्यू टू राइबोसोम्स। अच्छा, एच एन ई स्टेनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुझे याद तो है, कल पढ़ेंगे हम इसके एच एन ई स्टेनिंग। एसिडोफिलिक कौन सा होता है, बेसोफिलिक कौन सा होता है, पर्पल एंड हमारे पास जो पिंक कलर वाला चीज़ें होती हैं वो हम कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आज टाइम कम है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं अबाउट एक्सॉन्स हिलक्स के अंदर। अच्छा, इसके जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन हमने ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे देयर इज नो सोडियम। ठीक है, सोडियम नहीं है। सो व्हाट विल बी हैपेंस? देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल। कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। नो एक्शन पोटेंशियल। अगर हम न्यूरॉन्स को ऐसे बीकर में रखते हैं या ऐसी जगह पे रखते हैं इन विच देयर इज नो सोडियम, सो देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल नो मैटर हाउ मच स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस वी गिव। ठीक है, नो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास कोई नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे पास वो पूछता है कि जो सोडियम है, सोडियम हमारे पास, सोडियम के हमारे पास इनफ्लक्स होता है तो क्या होता है? देयर इज डीपोलराइजेशन। एक्चुअली मैं अब स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है इसका। अगेन मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा इसको ना। ओके, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से क्या होता है? देयर इज डीपोलराइजेशन। ठीक है, ओके। एक्सॉन्स के जो न्यूरॉन्स के इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, वो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव चार्ज होती है? अच्छा डॉक्टर सैम, ओके, नो प्रॉब्लम। आप टेंशन ना लें, मैं फिर डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं डिटेल में कर दूंगा, कोई मसला नहीं। अभी आप ये जो पॉइंट सुन लें। अच्छा, जो इंट्रा सेलुलर हमारे पास होती है न्यूरॉन्स का चार्ज होता है, डू नॉट वरी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दैट इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। एक्स्ट्रा सेलुलर, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, जब हम बात कर रहे होते हैं ना डीपोलराइजेशन की, डीपोलराइजेशन की, इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इट गोना चेंज इनटू द पॉजिटिव। ठीक है, इट गोना चेंज इनटू द पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? बिकॉज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सम केटाइंस। और वो केटाइन कौन सा होता है? दैट इज सोडियम। ठीक है, वो सोडियम होता है। ओके, दैट इज सोडियम। सो दैट्स व्हाई वी से द सोडियम डिपोलराइजेशन इज काज्ड बाय द सोडियम, सोडियम आयन। इसी तरह अगर हमारे पास इसने रिपोलराइजेशन करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर नेगेटिव चार्ज है वो और नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव भी रहे। ठीक है, तो रिपोलराइजेशन के अंदर या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोबारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो कैसे होगा? देयर इज समथिंग केटाइन मूविंग आउट ऑफ द न्यूरॉन्स। तो वो कौन से होंगे? दैट इज पोटेशियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन। सो दैट इज इन दोनों को जो मेंटेन करता है एक्शन पोटेंशियल को, इसी वजह से हमने कहा था सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? देयर इज, उसका काम, पंप का काम होता है कि उसने अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मूवमेंट ऑफ आयन करवानी है। हमें पता है कि आउटसाइड ऑफ द सेल सोडियम ज़्यादा होता है कि पोटेशियम ज़्यादा होता है? ओके, दिस इज ऑलवेज रिमेंबर, सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम। ठीक है, सेल इज अ बैग ऑफ पोटेशियम। तो हमारे पास इनसाइड द सेल देयर इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड आउटसाइड द सेल देयर इज सोडियम। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करवाता है? देयर इज मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल, कि हमारे पास आउट ऑफ द सेल मूवमेंट करवाता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके आगे ही सोडियम बाइट ज़्यादा है तो वो और जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर ही वो पंप करके उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और पोटाशियम को वो इनसाइड, इनसाइड द सेल मूव कर रहा है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं पंप का एक्शन क्या होता है? देयर इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट करवाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मूवमेंट क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 20 सोडियम बाहर हैं और 10 पोटाशियम अंदर हैं। ठीक है, बाहर सोडियम 20 हैं और अंदर पोटाशियम 10 हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि ये सोडियम टेंड्स टू मूव इनसाइड द
सेल, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाए ना, बाइट ज़्यादा है तो वो अंदर कम है। सोडियम अंदर कितने हैं, फॉर एग्जांपल 10 हैं, अंदर 10 हैं सोडियम, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, टुवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन में आएगा। ठीक है। अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन की मूवमेंट कहते हैं कि अगर बाइट ज़्यादा ही है, 20 ही है, और अंदर से बाइट निकाला जा रहे हैं, तो दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन मूवमेंट। ठीक है, ये समझ आ गया? इज दैट क्लियर? अगेंस्ट कंसंट्रेशन मूवमेंट क्या होती है, ग्रेडियंट। ओके फाइन। ओके। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सपोज हमारे पास ये सेल है, हमारे पास सोडियम ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सोडियम। ठीक है, बाइट कंसंट्रेशन इसकी 20 है। ठीक है, इनसाइड द सेल इसकी कंसंट्रेशन है 10। ठीक है। अगर सपोज ये जो मूवमेंट है इसकी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो मूवमेंट हो रही है, दैट इज टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट है इसकी। ठीक है। ओके। जो इसकी अगेंस्ट ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, ठीक है, 10 से 20 की तरफ मूवमेंट करेगा, दैट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन मूवमेंट्स। ठीक है, ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? नो? ओके। ओके। हाँ, एक्शन पोटेंशियल जो होता है ना हमारे पास, एक्शन पोटेंशियल, उसकी वेव्स होती है ना, ये इस तरह मैं वो पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है फेज वन। फिर डिपोलराइजेशन होती है। ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है, ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, डिपोलराइजेशन होती है, और उसके बाद हमारे पास प्लेट्यू बन जाता है हार्ट के अंदर अगर हुआ है, और वो दोबारा हमारे पास रिपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये जो डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन होती है ना, दैट इज व्हाट इन्वॉल्व इन द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। इसीलिए तो हम कहते हैं जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वो मूवमेंट हो रही है इंटेस्टाइन की, इट इज एन ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। ठीक है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन इन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर। ये एमसीक्यूज आता होता है ना, जो हमारे पास मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन की, इट इज एन ऑसिलेटिंग पोटेंशियल जो होता है, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल ऑफ डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। ठीक है, दैट इज एन एक्शन पोटेंशियल। डॉक्टर मसूमा शफकत, इज दैट क्लियर? नो? हाइपरपोलराइजेशन के अंदर देयर इज हमारे पास, ओके, व्हाट हैपेंस इन हाइपरपोलराइजेशन, ओके, ड्यू टू इंक्रीज ओपनिंग ऑफ, हमारे पास पोटाशियम आयन की वजह से होता है। पोटाशियम आयन जब हमारे पास ओपन चैनल ओपन हो जाते हैं, टू मच ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे पास देयर इज प्रोलॉन्ग ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल्स की वजह से इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन ज़्यादा हो जाता है और हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। यस, इनसाइड ऑफ सेल जो है हमारे पास मोर नेगेटिव हो जाता है ना, इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा, मोर ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ओके। ओके, दिस नेगेटिविटी। ओके फाइन, ये क्लियर है, ये चीज़ें क्लियर है? ओके, हम क्या बात कर रहे थे अभी? अभी क्या बात कर रहा था मैं, लास्ट पॉइंट? हाइपरपोलराइजेशन बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम, सोडियम एंड उसकी, अच्छा, डिपोलराइजेशन की बात कर ली। ओके फाइन। और जो ये कंडक्शन होती है न्यूरॉन्स की, दैट इज साल्टेटरी कंडक्शन। इंटर नोड्स के अंदर जो है वो घूम घूम के जाती है। अगर माइलिनेशन उसकी खराब हो जाए तो हमारी कंडक्शन स्लो हो जाती है। ठीक है, स्लो कंडक्शन हो जाती है। और जो साल्टेटरी कंडक्शन होती है फ्रॉम इंटर नोड्स टू इंटर नोड्स, दैट इज अ फास्ट कंडक्शन। ठीक है, जंपिंग कंडक्शन जो हो रही होती है। ओके फाइन। ये हो गया न्यूरॉन्स का। इसी तरह अगर हम बात करें, ये न्यूरॉन्स को हमने एक ऐसी जगह पे रखा हुआ है, वी हैव प्लेस द न्यूरॉन्स इन सच, इन सच अ बीकर जहाँ पे सोडियम एंड पोटाशियम है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज हार्ड टू अचीव एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, न्यूरॉन्स है, ओके, हार्ड टू अचीव एक्शन पोटेंशियल।
तो विच कंडीशन विल बी दैट एक्शन पोटेंशियल की जो है हमारे पास हार्ड टू अचीव एक्शन पोटेंशियल, विच कंडीशन विल बी दैट हाइपोकलीमिया, हाइपरकलीमिया, या हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीमिया। ये जो हमने न्यूरॉन्स को है, एक फॉर एग्जांपल क्लिनिशियन स्टिमुलस दे रहा है और हमारे पास उस स्टिमुलस की वजह से न्यूरॉन्स जो हैं एक्टिवेट एक्शन पोटेंशियल उसको जनरेट करना हार्ड है। सो विच कंडीशन विल बी दैट, दैट कंडीशन विल बी हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया। ठीक है, डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी की मैंने बात की थी ना आपको, यहाँ पे बात की थी, दैट इज हाइपोकलीमिया काजेज डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी, इट विल काज डिक्रीज स्टिमुलेशन और हार्ड टू गेन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आपने रफी के अंदर पढ़ रहे होंगे, इस तरह का एमसीक्यूज आता होता है। सो दैट कंडीशन विल बी हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया का ये भी पूछता, व्हाट डज हाइपोकलीमिया काज, इट काज हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपोकलीमिया क्या करता है, दैट इज हाइपरपोलराइजेशन करवा देता है ऑफ द न्यूरॉन्स, हाइपोकलीमिया, एंड इट लीड्स टू डिफिकल्टी इन stimulation of the neurons. Is that okay? Yes, Dr. Muskan. Yes, Dr. Muskan, you have raised your hand. Okay, ये points clear हैं सभी को? Is this point clear to you people? Okay, fine. Uh, जी जी, हाइपोकलीमिया की वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में मत जाएं, जो मैं पॉइंट्स बता रहे हैं इसको याद कर लें। ठीक है, अगर आप नेगेटिविटी के चार्ज के साथ उसकी नेगेटिविटी पे क्या चार्ज होगा, वो कैसे कन्वर्ट हो जाए, यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, इस वजह से मैं आपको उसको साथ नहीं एसोसिएट करवा रहा। ठीक है, ओके, ठीक है। आगे हम फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अबाउट सेल। ओके, अबाउट सेल, दिस इज सेल। ठीक है, हमारे पास सेल के अंदर हमें पता है कि मेम्ब्रेन होती है, फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है बाइलेयर का। ठीक है, ऐसे वो दिस इज लिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ओके, ओके, ऐसे लिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है ना, फोस्फोलिपिड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज insoluble in water, दैट इज फोस्फोलिपिड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज insoluble इन वाटर। ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वो जो ऐसे फैटी चेन्स होती है ना, फैटी चेन्स, एक फैटी चेन्स ऐसे ऐसे कर्व होती है ऐसे, और बाकी सीधे होते हैं। ये जो कर्व आती है, दिस इज ड्यू टू अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड। दूसरा एमसीक्यूज ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसोल्यूबल इन वाटर, फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, और कोलिन इज अ कंपोनेंट ऑफ स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, कोलिन इज अ कंपोनेंट ऑफ स्फिंगोमाइलिन। ओके, कोलिन इज अ कंपोनेंट ऑफ स्फिंगोमाइलिन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आती है कि हमारे पास फ्लूइड म्यूजिक मॉडल क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होती है ना, इस तरह इंटेग्रेटेड होते हैं। ओके, ये जो कर्व आती है ना, दैट इज अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड और डबल बॉन्ड की वजह से होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो अनसैचुरेशन होती है दैट इज डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड इज डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। जो सिंगल बॉन्ड हो दैट इज अ सैचुरेटेड बॉन्ड। ओके, ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड को शो कर रही होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इज या फैटी एसिड इज, कौन सा आयन होता है, दैट इज कार्बन एटम, कार्बन एटम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज कार्बन एटम। ओके, कोलिन का बता दिया। और उसके बाद जो प्रोटीन्स होती हैं, दीज आर इंटेग्रेटेड इन द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास बॉन्डिंग का क्वेश्चन आता है, दैट इज बॉन्डिंग बिटवीन द इंटेग्रल प्रोटीन एंड हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बॉन्डिंग्स के हवाले से क्वेश्चन आते हैं। ओके, ओके, हमारे पास बॉन्डिंग में क्या आता है, दैट इज रिमेंबर कि जो सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के जो बॉन्ड है, अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अगर वो इंटेग्रल प्रोटीन्स ज्वाइन टू द, फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल प्रोटीन है, और ये फोस्फोलिपिड है। ठीक है, फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है। अगर वो ये इन दोनों का पूछे, इंटेग्रल प्रोटीन और फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं ज्वाइन टुगेदर,
ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कौन सा होगा, दैट इज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ठीक है, okay, remember this is a hydrophobic integral protein in the cell membrane joined to the lipid membrane, जो lipid membrane है, that is hydrophobic mode, remember hydrophobic mode, hydrophobic which is water heating, hydrophobic mode। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मोड होते हैं, हाइड्रोफोबिक मोड। ओके, अच्छा अगर हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स आपस में बात करें, integral proteins to integral proteins joins together, आपस में बात करें, so that will be, हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, that is a हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट प्योरिटी। ठीक है, इंटेग्रल प्रोटीन टू इंटेग्रल प्रोटीन आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो हमने प्रेफर करना है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक केला क्या होता है, इंटेग्रल प्रोटीन्स प्लस हमारे पास होता है दैट इज फोस्फोलिपिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के दरमियान हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है। अगर इंटेग्रल टू इंटेग्रल की बात करते हैं, द फर्स्ट, ओके, जी माइक अपने ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, इंटेग्रल टू इंटेग्रल अगर बॉन्डिंग की बात करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट प्योरिटी। अगर वो नहीं है, देन यू कैन चूज हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। ठीक है, डायरेक्ट आपने हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक को नहीं प्रेफर करना है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंगल को प्रेफर करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड। अब ये आपस में जो फोस्फोलिपिड या सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो बॉन्ड है, सेल मेम्ब्रेन के फोस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, ओके, दिस इज सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो बॉन्ड है दोनों का। ओके, तो वो कैस कौन सा बॉन्ड होता है, ओके, दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोजन। ओके, एच, यू नो ये एच ही बन जाता है, ऐसे और ऐसे। ओके, सो हमारे पास अगर ये पूछे बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। और हमारे पास अगर ये ऑप्शन के अंदर नहीं है, दैट इज हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट। ओके, आई नो दिस आर अ वेरी पैथेटिक थिंग्स, अगर आप वैसे याद करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इस तरह थोड़ा इमेज इमेज से इजी हो जाता है। अगर हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन विद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की बॉन्डिंग की बात करता है, तो हमारे पास कौन से बॉन्ड होगा इंटेग्रल प्रोटीन विद सेल मेम्ब्रेन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटेग्रल टू इंटेग्रल मेम्ब्रेन कौन सा होगा, प्रोटीन्स का आपस में, यस, दैट इज हाइड्रोजन। अगर वो नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, दैट इज, यस, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। ठीक है, अगर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक नहीं है, देन हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट। प्योरिटी फर्स्ट इज हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। ओके फाइन, दीज आर द बॉन्डिंग थिंग्स। ओके, उसके बाद हमारे पास फ्लूइड म्यूजिक मॉडल का बता दिया, और हमारे पास ये पूछता है कि इसकी परमिबिलिटी किस की वजह से इंक्रीज हो जाती है, विच इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, remember that is cholesterol, increase cholesterol will increase the permeability इन द सेल मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल परमिबिलिटी हमारे पास कोलेस्टेरोल, ओके, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा हमसे पूछता है कि हमारे पास विच इज द important and significant function of plasma membrane, that is selective permeability। ठीक है, selective permeability, most important functions of the plasma membrane, that is selective permeability, selective permeability। ठीक है, ओके, अबाउट हमारे पास दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके अंदर हमारे पास नीचे ऑर्गेनेल्स आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देयर इज डीएनए। अगर नॉर्मल अन अगर हम बात करते हैं यूक्रोमेटिक के अंदर हाईली कंडेंस होता है, नॉर्मल स्टेट के अंदर
यूक्रोमेटिक स्टेज के अंदर इट इज हाईली कंडेंस और लाइटली कंडेंस। यूक्रोमेटिन के अंदर, यूक्रोमेटिन, डॉक्टर उस्मान मलिक, यस। Lightly condensed euchromatin. Okay, lightly condensed euchromatin. Okay, it is which can express its DNA ना, express its DNA, यूक्रोमेटिन होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसकी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ये पूछता है जी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, दैट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल है जो न्यूक्लियस का होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ से मेम्ब्रेन बन रही होती है ये वाली न्यूक्लियस की, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आ रहा होता है न्यूक्लियस का। अच्छा, इसी तरह ये पूछता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज कंटिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पूछता है कि सिस्टर्नी शेप, हमारे पास सिस्टर्नी शेप ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि नियर बाय टू द हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होते हैं, उनको हम क्या कह रहे होते हैं? ओके, इसमें होता है कॉनकेव से फेसिंग न्यूक्लियस, जो स्कैनर शेप सिस्टर्नी होती है ना, स्कैनर शेप सिस्टर्नी ऑर्गेनेल के बारे में पूछ रहा होता है, तो वो कौन से होते हैं? स्कैनर शेप सिस्टर्नी एंड द कॉनकेव सरफेस फेसिंग, जो कॉनकेव फेस है दैट इज फेसिंग टुवर्ड न्यूक्लियस, उनको कहते हैं गोल्जी एपेटस या गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपेटस या गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ओके। अब डीएनए के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई, ऐसे न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई क्या पूछता है? न्यूक्लियोलाई दैट इज अ स्टोर ऑफ राइबोसोमल आरएनए, न्यूक्लियोलाई। ठीक है, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई, ओके, न्यूक्लियोलाई, ठीक है, न्यूक्लियोलाई, दिस इज द स्टोर ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये डीएनए का भी बता दिया, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कहाँ से आती है? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंटिन्यूस इसके लेयर के साथ कौन सी होती है? दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कनकेव से जो होता है ऑर्गेनेल, जो हमारे पास कनकेव जो शेप है फेसिंग टुवर्ड द न्यूक्लियर, उसको क्या कहते हैं? गोल्जी एपेटस कहते हैं। ठीक है, गोल्जी एपेटस का क्या काम होता है? पैकिंग, पैकिंग करना, यस डॉक्टर मोहम्मद, पैकिंग करना ऑफ द प्रोटीन्स और वेसिकल फॉर्मेशंस, और उसको वो पैक शैक करके बाहर, जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और राइबोसोम से प्रोटीन बनेगी, और जो हमारे पास लिपिड वगैरह स्ट्रक्चर बनेंगे उनको पैक शैक करके बाहर वेसिकल की फॉर्म में बाहर भेज देना। ठीक है, इसी तरह अगर वो पूछता है कि गोल्जी एपेटस के अंदर हमारे पास वो आता है कि abnormal प्रोटीन्स हैं। ठीक है, एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं अगर गोल्जी बॉडीज के अंदर, जो पैक करके उसने भेजी है, उसको कौन ठीक करेगा या कौन उसको डिस्ट्रॉय करेगा? एबनॉर्मल प्रोटीन्स, दैट इज प्रोटियाजोम्स, प्रोटियाजोम्स। ठीक है, प्रोटियाजोम जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन्स को एक्ट कौन करता है? प्रोटियाजोम्स, प्रोटियाजोम्स। ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यूज ये आता है कि हमसे पूछता है कि हमारे पास जो peroxisomes एंड लाइसोसोम्स कहाँ से बढ़ रहे होते हैं? सो रिमेंबर, जो हमारे पास गोल्जी एपेटस है वहाँ से लीक करके आ रहे होते हैं, दैट आर द लाइसोसोम्स। ऐसे लीक करके, मैं इसको ऐसे याद कर देता हूँ, लीक कर रहे होते हैं गोल्जी एपेटस से, दैट आर द लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स। इसी तरह हमसे पूछता है कि हाइड्रोलिक इंजाइम, हाइड्रोलिटिक इंजाइम किसके अंदर होते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर। ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एमसीक्यू सिनेरियो की फॉर्म में क्या आता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ना इसके अंदर होते हैं कि हमारे पास जो ब्रेस्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी हो जाती है ब्रेस्ट सेल्स के अंदर। इसी तरह प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस की हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी हो जाती है। रिग्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट और यूट्रस इज डन बाय लाइसोसोम्स। ठीक है, वो लाइसोसोम्स की वजह से होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स की वजह से होते हैं।
ब्रेस्ट और हमारे पास यूट्रस की जो रिग्रेशन होती है। ओके, ब्रेस्ट एंड यूट्रस की रिग्रेशन वगैरह होती है। इसी तरह हमारे पास वो एमसीक्यूज पूछ रहा होता है कि कुछ बच्चे एच एन ई स्टेन कर रहे हैं, उन्होंने जो है ना न्यूक्लियस के गिर्द एक हॉलो स्ट्रक्चर देखा है, तो वो कौन से वाला है, कौन से वाला होगा वो? लाइसोसोम्स। इसी तरह मैंने ये पहले भी बात की थी, होलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस इज लाइसोसोम्स, बट होलो स्ट्रक्चर अराउंड द ब्रेन, होलो स्ट्रक्चर जो उनके ब्रेन लेयंस के अंदर होती हैं, ब्रेन लेयंस के अगर जो होलोज बनते हैं तो वो कौन सा होगा इन द ब्रेन्स? एचआईवी के पेशेंट के अंदर पड़ा था। यस, कुछ न्यूक्रोमस के जो होते हैं ना, इन्फेक्टेड लेयंस जो होती हैं, वो भी होलोज हमारे पास बनाते हैं इन द ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। लाइसोसोम्स दैट इज अ होलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, होलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, फाइन। इसी तरह हमारे पास दूसरा आ जाता है परोक्सीसोम्स। परोक्सीसोम्स कहाँ से निकलते होते हैं? दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ओके, होलो स्ट्रक्चर्स जो है ना, होलो स्ट्रक्चर्स नहीं है एक्चुअली, इट इज़ अ होलोज लेगियंस टाइप थिंग्स होती है, जो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मियंस होता है ना, उसका जब वो कि हमारे पास मेनिंजाइटिस करवा देता है इन द एच आई वी पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। और हमारे पास जो होलोज लेयंस, ओके, प्लीज टेल मी कि ये टोक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी होती है या क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मियंस की होती हैं? यस। जी जी। अच्छा, समझ नहीं आई, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। एक्चुअली आई थिंक सो आपका फर्स्ट डे है लेक्चर, इस वजह से आपको समझ नहीं आ रही। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद, ये ना एचआईवी के जो पेशेंट होते हैं ना, एचआईवी के पेशेंट होते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होते हैं ना इनके अंदर, एचआईवी पेशेंट के अंदर, दैट इज हमारे पास जो मेनिंजाइटिस करवाते हैं। मेनिंजाइटिस क्या होती है? देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पायमेटर, रेक्नाइमेटर एंड ड्यूरामेटर, जो कि मेनिंजियल लेयर होती हैं मेनिंजाइटिस। तो वो क्या होती है? दैट इज क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स, ठीक है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स, ये फंजाई होता है, फंगस होता है, जो कि हमारे पास एचआईवी के पेशेंट्स के अंदर मेनिंजाइटिस करवा देता है, ठीक है। न्यू फॉर्मेंट्स, क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेंट्स। ओके, ठीक है। इसी में जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है ना, वो होलोज लेयंस की बात कर रहा होता है, होलोज लेयंस इन द ब्रेन्स, ठीक है, एचआईवी पेशेंट के अंदर। सो मैंने एक थोड़ा सा आपका सिनेरियो का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बताया है। एक तो एचआईवी के पेशेंट के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होता है, जो कि मेनिंजाइटिस करवाता है, दैट इज क्रिप्टोकोकस न्यू फॉर्मेंट्स, ठीक है, न्यू फॉर्मेंट्स। ये फंजाई होता है, फंजाई होता है। इसी वजह से हम एंटी फंगल रेस की ट्रीटमेंट देते हैं एचआईवी के पेशेंट के अंदर। और लेयंस की वो बात करता है, होलोस लेयंस इस तरह की वो बात कर रहा होता है। ऑर्गेनिज्म जो है ना, एक्चुअली वो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड लेयंस की बात कर रहा होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो पॉइंट आउट कर रहा होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मिस। तो इसीलिए मैंने एक सिनेरियो को इसके साथ मिक्स किया होता है, दैट इज होलोस, होलो स्ट्रक्चर्स अराउंड द, अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो एच एन ई स्टेन के अंदर सिनेरियो के अंदर आपके पास पूछा जाएगा। तो वो पूछेगा ये कौन सा ऑर्गेनेल्स है? दैट इज लाइजोसोम्स, ठीक है, लाइजोसोम। तो दोनों को मिक्स नहीं कर देना। ये ऑर्गेनेल्स की बात कर रहा होता है और वो ब्रेन के अंदर बात कर रहा होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस की, ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद, एम आई क्लियर नो? ओके फाइन, ओके फाइन। ओके जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या होता है कि इसमें इसका काम क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? लिपर्ड्स एंड स्टीराइड्स की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। लिपर्ड्स एंड स्टीराइड्स की सिंथेसिस में होता है ना, एज फॉर स्टीराइड्स, ठीक है, स्टीराइड्स एंड लिपर्ड्स की सिंथेसिस के अंदर। इसीलिए जो हमारे पास लेडिक सेल होते हैं ना, लेडिक सेल, उसके अंदर एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, लेडिक सेल, लेडिक सेल, लेडिक सेल। ये जो हमारे पास सर्टुली सेल्स होते हैं ना, इसी तरह हमारे पास एक लेडिक सेल भी होता है, लेडिक सेल। ओके, उसके अंदर हमारे पास देर इज एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने स्मूथ से याद किया हुआ था, देर इज पॉपिंग आउट ऑफ
परोक्सीजोम्स, ऐसे स्मूथ से चीज से पोपिंग आउट ऑफ परोक्सीजोम्स होते हैं, परोक्सीजोम्स। परोक्सीजोम्स के अंदर क्या होता है, देर इज कैटालिसिस पर ऑक्सीजोम्स, ठीक है, पर ऑक्सीजोम्स, ऑक्सी पर ऑक्सीजोम्स, ओके, पर ऑक्सीजोम्स। अच्छा, पर ऑक्सीजोम्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कैटालिसिस होते हैं, ठीक है, कैटालिसिस एंजाइम्स, हाइड्रोजन पर वगैरह, ये वाले एंजाइम। यस, कैटालेस, हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज, ओके। अच्छा, यू 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 कैन सी कि हम जो बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी होती है वो कहाँ पे हो रही होती है, कौन से सेल्स के अंदर होती है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर ना, न्यूट्रोफिल्स के अंदर मोनोसाइट जो कहते हैं, हमारे पास बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी होती है, जो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट मैकेनिज्म हो रहा होता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट फिनोमिना, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो मैक्रोफेजेस बना देते हैं, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल ऑक्सीडेटिव बर्स्ट जो फिनोमिना होता है न्यूट्रोफिल्स, ओके, न्यूट्रोफिल्स के अंदर उसमें क्या करते हैं कि ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बना देते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं दैट आर हाईली reactive compounds, oxygen species, ठीक है, highly reactive oxygen species, free radicals formations of the oxygen species, जो कि किल कर देते हैं हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह को ना। तो ये न्यूट्रोफिल्स के अंदर उसमें पूछता है कि कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी peroxisomes, ठीक है, peroxisome इन्वॉल्वमेंट होगा, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट हाइड्रोजन peroxidase enzymes which causing which is involved in the formation of highly reactive species ऑफ ऑक्सीजन। हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो स्पीशीज होती हैं वो हमारे पास करवा देती हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, समझ आ रही है ये पॉइंट्स की, और ऑक्सीजोन्स की, ओके। ओके, इसी तरह हमारे से ये भी सिंपली यही पूछता है कि peroxisomes originate from popping out of smooth endoplasmic reticulum. The lysosomes originate from Golgi apparatus. Lysosome leak out of from Golgi apparatus. ठीक है, ये एमसीक्यू सारे मैं एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है, कुछ भी न्यू चीज मैं बात नहीं कर रहा। ओके फाइन। दूसरी हमारे पास आ जाती है अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन की, हमने बात नहीं की। हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते होते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ओके, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है। अच्छा, ये नॉर्मल डोज की डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है या टॉक्सिक डोज की, रिमेंबर जो हमारे पास टॉक्सिक डोज ऑफ अल्कोहल की अगर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक डोज की बात करता है, ओके। अगर नॉर्मल डोज की बात करता है अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन विद नॉर्मल डोज, दैट इज परोक्सीजोम्स, ठीक है, हमारे पास जो इससे निकलता है दैट इज परोक्सीजोम्स, अगर नॉर्मल डोज की डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज परोक्सीजोम, ओके। इसी तरह हमारे पास फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, लॉन्ग चेन, यस, मैंने आपको पेरोक्सिसोम से याद करवाया था, दैट इज प्रोलॉन्ग चेन, ठीक है, पी फॉर पेरोक्सिसोम, पी फॉर प्रोलॉन्ग चेन, प्रोलॉन्ग चेन, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है उसकी ऑक्सीडेशन दैट इज इन द पेरोक्सिसोम्स, ठीक है, पेरोक्सिसोम, प्रोलॉन्ग चेन, ओके, प्रोलॉन्ग चेन, पी फॉर प्रोलॉन्ग चेन और लॉन्ग चेन, ओके। जो शॉर्ट चेन की होती है, अच्छा, जो, यस, जो शॉर्ट चेंज होती है दैट इज इन द माइटो, एम फॉर माइनर, ठीक है, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, एम फॉर माइनर, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, और जो शॉर्ट चेन या माइनर चेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया माइनर चेन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। अच्छा, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है, माइनर चेन ऑफ फैटी एसिड्स, अच्छा, प्रोलॉन्ग और लॉन्ग चेन्स की दैट इज इन द पेरोक्सिसोम्स, ओके। और अब्जॉर्प्शन का भी बता दें मुझे, हमने जीआईटी में पढ़ा था। अच्छा, टॉक्सिक डोज, डॉक्टर साहबा ये जो टॉक्सिक डोज की है ना, टॉक्सिक डोज की दैट इज,
ये देखें, ये टॉक्सिडोज ऑफ अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन अकर्स इन, हमारे पास हो रही होती है, दैट इज इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। और जो नॉर्मल डोज की होती है दैट इज इन द परोक्सीजोम्स। ठीक है, ओके। ओके जी। और हमारे पास ये अब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स कहाँ पे हो रहे होते हैं? और जेटी के अंदर, जेटी के अंदर। ओके, लॉन्ग चेन कहाँ पे होते हैं? ओके, यस। लॉन्ग चेन जो होते हैं दैट इज इन द ज्यूजिनम के अंदर, और शॉर्ट चेन कोलन के अंदर। ओके फाइन। ओके, मैक्सिमम लूज ऑफ वाटर भी कहाँ पे हो रहा होता है? लूज ऑफ वाटर कोलन, कोली के अंदर मैंने याद करवाया था, कोली के अंदर जो है ना हमारे पास पानी भी लूज होता है। यस, ग्रेट। कोलोन, कोलोन के अंदर मैक्सिमम लूज ऑफ वाटर इज आल्सो इन द कोलोन। ओके। और हमारे पास मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द, जी जी, पानी पी के हमें जुआन रखता है जो, ठीक है, जुआन रखता है ज़्यादा पानी पी के, जी जिनम। ओके, जी जिनम। और इसी तरह हमारे पास जो किडनी के अंदर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एटीएच और एब्सेंस ऑफ एजीएच, that is proximal convoluted tubule na, proximal convoluted tubules. In the presence of absence of ADH, the absorption of water always from the proximal convoluted tubules। ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया का हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था जिसमें मल्टीपल जो हमारे पास प्रेगनेंसीज लूज हो रही है। यस, दैट इज एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम, एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसमें कौन सी एंटीबॉडीज बन रही होती है? एंटीबॉडीज। और वो किसके अगेंस्ट मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बनते हैं, इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन? ओके, वाटर अब्जॉर्प्शन का बता देते हैं डॉक्टर शाहिद कि जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है इन द इंटेस्टाइन, हमने जीआईटी पढ़ा था इसलिए ना मैं उधर की बातें कर रहा हूँ, दैट इज इन द जीजिनम। अगर वो किडनी की बात करता है, नेफ्रॉन्स की जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास अगर इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन की बात करें दैट इज फ्रॉम द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, डू नॉट वरी, हम जब रिवाइज करेंगे ना ये चीज़ें चैप्टर्स, उसके अंदर मैं डिटेल से बता दूंगा ये वाली चीज़ें। ठीक है, अभी ये पॉइंट्स आप देख लें कोरिलेट कैसे करवा रहा हूँ मैं। ओके फाइन। ओके, ठीक है, एपीएस हो गया, एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम। इसके सिनेरियो में क्या होता है, देयर इज मल्टीपल जो हमारे पास प्रेगनेंसी, यस, रिकरेंट अबॉर्शंस हो रही हैं, रिकरेंट अबॉर्शंस हो रही होती हैं, और उसके अंदर हमारे पास एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इसी तरह हमारे पास हम हेमाटोलॉजी के अंदर इसकी मैनिफेस्टेशन एक पढ़ रहे होते थे, दैट इज मोस्ट कॉमन अक्वायर्ड और इनहेरिटेड कोगुलोपैथी, जो दैट acquired acquired this is not coagulopathy, this is हमारे पास thrombotic conditions। ठीक है, thrombotic condition, acquired thrombotic condition, most common acquired thrombotic condition, that is APS। और inherited कौन सी थी? yes, factor 5 और फैक्टर 5 अगर नॉर्मल की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होती है, थ्रोम्बोसिस या ब्लीडिंग? ठीक है, अगर फैक्टर 5 नॉर्मल की हमारे पास डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 5 नॉर्मल की, दैट इज ब्लीडिंग। अगर फैक्टर 5 लेडेंट की होती है वो होती है मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड। ठीक है, दैट इज हमारे पास थ्रोम्बोसिस होती है। इसी तरह हमारे पास मेंटल रिटार्डेशन की हम बात करते थे, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड काज कौन सी होती है मेंटल रिटार्डेशन की? इनहेरिटेड। ओके, एक मैंने आपको बताई थी इनहेरिटेड, दैट इज एक्स फॉर्म के अंदर होती है। अक्वायर्ड फॉर्म के अंदर क्रोमोसोमल्स की अगर बात करते हैं तो कौन सी होती है? ओके, डॉक्टर आमना। ओके, किसको श्योर है अबाउट इनहेरिटेड? आप मिक्स कर रहे हैं, इनहेरिटेड के अंदर मैंने आपको बताया था क्रॉस फॉर्म में अंदर आती है, दैट इज फ्रिजाइल एक्स क्रोमोसोम, प्लीज करेक्ट इट।
अगर किसी को इसमें डाउट है या शी इज़ कंफर्म अबाउट इट, प्लीज़ लेट मी नो। जो इनहेरिटेड है दैट इज़ फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम। जो हमारे पास क्रोमोसोमल थी दैट इज़ डाउन सिंड्रोम। ठीक है। जो मेंटल रिटार्डेशन है। अगर सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड होती थी, सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड, तो उसके अंदर कौन सी होती थी? सेक्स क्रोमोसोम भूल गए सारे। कौन सी? क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर। ओके। डॉक्टर इकरा, काइंडली आप ना ये वाली जो डाउन सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर्स और जो मेंटल रिटार्डेशन है, ये तीनों पॉइंट्स ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है? ओके। ओके फाइन। ये हो गया। और उसके माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे थे। ये कौन से दो ऑर्गेनेल हैं जिनकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है? वो होते हैं एक न्यूक्लियस और एक होता है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दो होते हैं, एक न्यूक्लियस जो इधर पढ़ा हमने और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यूज माइटोकॉन्ड्रिया का आता है विच इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग हैज इट्स ओन डीएनए। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है हैज इट्स ओन डीएनए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अच्छा। एन असाइनमेंट फॉर डॉक्टर आमना। डॉक्टर आमना, आपने कोई असाइनमेंट बनाई है? बनाई है आपने कोई? अच्छा, फिर ठीक है। डॉक्टर, ओके, डॉक्टर आयशा, आर यू देयर? डॉक्टर आयशा, डॉक्टर आयशा। अच्छा, पर दे दें? ओके, चलें ठीक है डॉक्टर आमना। देखें, जब मैं किसी को असाइनमेंट दे रहा होता हूँ ना, उसका पर्पस ये होता है कि यू पीपल आल्सो लर्न दैट पॉइंट। ठीक है, उसका पर्पस होता है। मैं ऐसे नहीं कोई भी असाइनमेंट दे देता अन्यवा। वो ना कन्फ्यूजन थिंग्स होती है पास पेपर के अंदर, और वो आए होती हैं चीज़ें। ये सारे पास पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ। ओके। व्हाट इज 9? अगर किसी ने पास पेपर रिपीटर है, वो उसको शायद आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। 9+2 अरेंजमेंट क्या होती है? ठीक है। सेंट्रियोल की जितनी भी अरेंजमेंट होती है, सेंट्रियोल्स की, सेंट्रियोल्स की एक होती है 9+2 होती है, और दूसरी अरेंजमेंट भी होती है सेंट्रियोल्स की अरेंजमेंट इन द सीलिया एंड फ्लेजेला। ठीक है, वो आपने बतानी है डॉक्टर आमना। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, दैट आर प्रेजेंट इन द सेंट्रियोल्स। अब ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, दैट दैट फॉर्म द सीलिया एंड फ्लेजेला। सीलिया एंड फ्लेजेला एमसीक्यूज आया हुआ था कि उसने पूछा हुआ था कि 9 ट्रिपलेट होती है, 2 डबलेट होती है, 9 डबलेट होती है, 2 ट्रिपलेट होती है या सिंगलेट होती है, या 8 शेप स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है? तो दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। ठीक है, 8 शेप स्ट्रक्चर किसके अंदर होता है? 9+2, 9 डबलेट और 2 सिंगलेट होती है, ट्रिपलेट होती है या सिंगलेट होती है, क्या होती है? ये वाली चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है। सो रिमेंबर, ये जो सेंट्रियोल, अपनी नो के सेंट्रियोल जो होते हैं, देर आर माइक्रोट्यूब्यूल्स से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। दे गिव लाइफ टू द सीलिया एंड फ्लेजेला। ठीक है, सीलिया एंड फ्लेजेला। इसी तरह हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन, एक है, एक में वो स्केलेटल मसल, आप पास पेपर में पढ़ रहे होंगे स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल। और एक में आप पढ़ रहे होंगे एपिकल लेयर ऑफ द सीलिया। एपिकल लेयर ऑफ द सीलिया। रिमेंबर, हमारे पास अगर वो पूछे ना द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द एपिकल लेयर ऑफ विच सेल, तो वो सीलिया, सीलिया होगा, सीलिया। बिकॉज जो सीलिया होता है ना, और उसको उसको मूवमेंट करने के लिए हमारे पास मूवमेंट के लिए पावर रिक्वायर्ड होती है, तो उसकी एपिकल लेयर के अंदर हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, अगर एपिकल लेयर का पूछे दैट इज द सीलिया। ठीक है, अगर वो एपिकल लेयर की बात नहीं करता दैट इज स्केलेटल मसल। ओके, क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू पीपल? ओके, डॉक्टर नूर इज हियर। ओके फाइन। ठीक है, आ गया। थोड़ा सा हम बात कर लें अबाउट, ओके, ये थोड़ा सा मैंने आपको आइंस का बता दिया और स्ट्रक्चर्स का बता दिया। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं अबाउट। ओके। ओके, डॉक्टर मोहम्मद, आर यू देयर? ओके, ओके। आपको समझ आ रही है चीज़ों की? अच्छा, आ रही है, चलें ठीक है। ओके। आपकी, जी जी। स्केलेटल मसल।
अगर एपिकल लेयर्स की बात करते हैं तो वो सीलिया, अगर वो नहीं है तो स्केलेटल मसल। ओके, काइंडली अगर कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट आपको मिलें बुक के अंदर के सर ने ये बताया था लेकिन बुक के अंदर ये है, डू शेयर विद मी। ठीक है, काइंडली डू शेयर विद मी। अच्छा, हाँ जी, उसके खिलाफ है, इनर लेयर के खिलाफ। ठीक हो गया। ओके, ओके, फाइन। अब ये ना थोड़ी सी डिफियन की बात कर लेते हैं। ओके, डिफियंस के अंदर क्या होता है? मूवमेंट्स, मूवमेंट्स ऑफ माइंड। ओके, मूवमेंट्स ऑफ माइंड। ओके, बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज इतने पढ़ लेते हैं। मूवमेंट्स, हमें पता है कि मूवमेंट्स, अच्छा, रिमेंबर, हमारे पास एक हमने बात की थी कि जो नेफ्रॉन का होता है ना स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन ऐसे उसका ग्लोमेरुलर प्लेटस होता है, ग्लोमेरुलर प्लेटस होता है और बोमन कैप्सूल, और ये ग्लोमेरुला है। ठीक है, और इसी तरह इसके बाद हमारे पास ये प्रोक्सिमा कन्वलेटिव ट्यूब्यूल थी, इस तरह वो डिस्टल कन्वलेटिव ट्यूब्यूल। खैर, यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज्ड आयन थे, वो हमने पढ़ा हुआ था कि वो कौन से चार्ज आयन होते हैं जो ज़्यादातर पास नहीं कर पा रहे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव थे। अच्छा, यहाँ पे जो बेसमेंट होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दैट इज नेगेटिवली चार्ज, तो ज्यादातर रिपेल नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नो डाउट द बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैन नॉट क्रॉस इट, बट ज्यादातर रिपेलिंग जो हो रही होती है दैट इज द नेगेटिवली चार्ज। और हमने जो पढ़ा था बेसमेंट मेम्ब्रेन में नेगेटिवली चार्ज थी। अच्छा। वो मेहनत वाला काम मांग रहे हो आप, मैंने गलती कर ली रिवाइज करके हैं। ठीक है, ठीक है, कर देता हूँ सर, कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वो फिर ओके फाइन, दोबारा लिंक शेयर करता हूँ मैं। ओके, ये हमने बात की थी नेगेटिवली चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन किन किन की वजह से होता था। हप्पल, यस, दैट इज हप्पल। ठीक है, हप्पल, हेपेरिन और प्रोटियोग्लाइसिन सल्फेट एंड लेमिनिन। ठीक है, तो ये प्रोटी होती है। हेपेरिन सबसे पहले आती थी जो नेगेटिवली चार्ज देती है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, फिर उसके बाद प्रोटियोग्लाइसिन सल्फेट और फिर लेमिनिन। ठीक है, ये प्रोटी होती है। ओके, प्लीज अगर आपको लगे कि स्पेलिंग नहीं, मुझे सर स्पेलिंग कंप्लीट लिखते हैं तो मैं लिख दूंगा। हाँ,
ओके फाइन। क्या बात कर रहे थे? हप्पल की बात कर रहे थे। ठीक है। ओके। एक और चीज हमने बात की थी जिसको हम कहते थे गप्पल। गप्पल किसके साथ होता था? यस, द वी मैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम वी मैक्स, वी मैक्स शो करवाता था। तो उसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज पहले आता था, मतलब मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द कैरियर्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले आ जाता था ग्लूकोज वी मैक्स। ओके, ग्लूकोज मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज, और उसके बाद पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड, और उसके बाद हमारे पास था दैट इज लैक्टेट। ठीक है, लैक्टेट, पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड एंड लैक्टेट। दिस वाज द वी मैक्स के हवाले से था। ठीक है, और हमारे पास ये वाला जो था नेगेटिवली चार्ज, दैट वाज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द हप्पल के साथ, दैट इज ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो होती है हमारे पास, वो किस ट्रांसपोर्टेशन की होती है? ओके, फैसिलिटेटेड डिफीजन की होती है ना, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम जो टी मैक्स की बात करता है, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम उसका ये होता है कि हमारे पास जितने कैरियर मौजूद है ना, फॉर एग्जांपल फैसिलिटेटेड डिफीजन इज अ कैरियर मीडिएटेड के उसके कैरियर रिक्वायर्ड होंगे। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी डिफीजन क्या क्या बात कर रहा हूँ। जितने मैक्सिमम कैरियर हैं वो सारे यूटिलाइज होने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ठीक है, टी मैक्स या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। तो वो किसकी होती है? दैट इज फैसिलिटेटेड डिफीजन। फैसिलिटेटेड डिफीजन वो जिसके अंदर देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर्स। अच्छा, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन किन किन मैकेनिज्म के थ्रू हो सकती है? दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सिंपल डिफिजन, फैसिलिटेटेड डिफिजन या ऑस्मोसिस। हमारे पास एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसमें एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप जो है ना, एटीपी की एनर्जी यूज करता है। ठीक है, डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी हमारे पास होती है, दैट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। ठीक है, और दूसरा जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये दो तरह की होती हैं। या तो ये कोर ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं या सिंपोर्ट हो सकती हैं। कोर ट्रांसपोर्ट या एंटीपोर्ट। अच्छा, जो कोर ट्रांसपोर्ट होती हैं उसके अंदर जो इनडायरेक्ट एनर्जी होती है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल्स है वो अगेंस्ट टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये सोडियम बाइर है, सोडियम बाइर है और इनसाइड सेल के अंदर वो मूव कर रहा है, इनसाइड सेल के अंदर मूव कर रहा है, और हमारे पास इसकी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप इसकी एनर्जी यूज कर रहा है ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, और हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ आइंस हो रही है वो भी इन द सेम डायरेक्शन होती है एज द मूवमेंट ऑफ दी साइन जिसकी एनर्जी हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो भी अंदर मूव कर रहा होता है। तो ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर को ट्रांसपोर्ट हो रही है, को ट्रांसपोर्ट द मूवमेंट ऑफ द आइन इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दैट आइन जिसकी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, को ट्रांसपोर्ट, इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। अगर मूवमेंट ऑफ आइन ऑपोजिट साइड पे है उस आइंस की जिसकी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दैट विल बिकम काउंटर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इन दोनों के अंदर जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे होते हैं, दैट इज इट्स मीन देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मूवमेंट होगी। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। और जो पंप वगैरह है, सोडियम पोटेशियम पंप, पंप की बात करें, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आ जाती हैं। अच्छा, जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, सिंपल डिफिजन। सिंपल डिफिजन ये है, फॉर एग्जांपल अगर एल्विलाई है,
एल्वुलाई है हमारे पास, जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ये आर्टरीज हैं। दिस इज एन आर्टरीज। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इधर जाती है एल्वुलाई के अंदर, और ऑक्सीजन यहाँ से इधर आ जाती है। ठीक है, दैट इज जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है एट द एल्वुलाई के अंदर, दैट इज सिंपल डिफिजन। ओके रिमेंबर, एक होती है सिंपल डिफिजन, एक होती है पैसिव डिफिजन। रिमेंबर, अगर ऑप्शंस के अंदर आपके पास दोनों ऑप्शंस हो, दोनों सेम ही मतलब देते हैं, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज द सिंपल डिफिजन, सिंपल डिफिजन ओवर पैसिव डिफिजन। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज की एग्जांपल मैंने आपको दे दी, जो कि हमारे पास डिफ्यूजन करवाती हैं, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, इसमें कैरियर की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। यू कैन सी हमारे पास जस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से और हमारे पास परमेबिलिटी की वजह से जो है वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ आइंस हो रही हैं। सो इट देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कैरियर, कैरियर कोई भी यूटिलाइज नहीं हो रहे यहाँ पे। और एक और एमसीक्यू रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और डिफिएंट कैपेसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की किसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी, किसकी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट ऑक्सीजन। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई डिफिएंट कोफिशिएंट जो होता है इसका ज़्यादा होता है। जो डिफिएंट कैपेसिटी है दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ओवरऑल अगर पूछे कि डिफिएंट कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ वाटर की, वाटर की। ठीक है, वाटर की सबसे ज़्यादा होती है अगर ओवरऑल की बात करते हैं। अगर हम हमसे ये पूछे कि गैसेस के हवाले से, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से दोनों को प्रायोरिटाइज करना किसकी ज़्यादा है, तो दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। या वो ये पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी क्यों ज़्यादा है ऑक्सीजन से, बिकॉज ऑफ हाई डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स, हाई डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो होती है जिसमें कैरियर मीडिएटेड होती है। ठीक है, कैरियर, और उसमें कैरियर होते हैं हमारे पास लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और कैरियर के थ्रू हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, दैट इज़ डाउनहिल मूवमेंट्स। ठीक है, डाउनहिल मूवमेंट्स टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स। ठीक है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है हमेशा। ठीक है, नॉट टुवर्ड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप की मैंने एग्जांपल दिया आपको। ऑस्मोसिस के अंदर देयर इज फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से, ओके, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होती है फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बगैर ऑस्मोसिस नहीं होती। ठीक है, रिमेंबर, फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट होती है, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, दैट इज ऑस्मोसिस। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात करें, जो हमारे पास कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन होती हैं ना, फैसिलिटेटेड डिफिजन होती हैं, इसकी कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लाइक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दे आर स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि ये डी ग्लूकोज जो है उसको ट्रांसपोर्ट करवा देंगे कैरियर्स स्टीरियो स्पेसिफिटी के अंदर। के मतलब जो हमारे पास आइसोमर्स होते हैं ना, डी एन एल टाइप के आइसोमर्स होते हैं जैसे, इसी तरह डी को वो एक टाइप के आइसोमर्स को वो फैसिलिटेटेड डिफिजन करवा सकेंगे और दूसरी तरह के नहीं करवा सकते। एग्जांपल है, डी को वो ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं, डी ग्लूकोज को, जो कि नेचुरल आइसोमर्स हैं, और उसकी फैसिलिटेटेड डिफिजन से हो जाती है। लेकिन एल आइसोमर्स को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाते। ठीक है, जो फैसिलिटेटेड कैरियर होते हैं। दैट इज व्हाट मीन बाय स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो फैसिलिटेटेड डिफिजन की होती है, दैट इज कि वो सैचुरेशन शो करवा देते हैं। ठीक है, वी मैक्स शो करवाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि वी मैक्स सैचुरेशन शो करवाते हैं। ठीक है, एक मैक्सिमम हद तक कैरियर जो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, उसके बाद वो उससे मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि कैरियर सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। और दूसरा, तीसरी इनकी एबिलिटी जो होती है, ये कंपटीशन शो करवाते हैं, इट इज कंपटीशन। ठीक है, बिटवीन द सल्यूट्स फॉर द कैरियर्स। ओके, खैर, अच्छा, ग्लूकोज की ना, ग्लूकोज की बड़ी मूवमेंट्स के वाले से एमसीक्यूज आते हैं कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन इन द इंटेस्टाइन। ओके, आर यू पीपल अवेकिंग और स्लीप? अवेक, अच्छा, अवेक ही रहेगा। ओके, ओके, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन इंटेस्टाइन के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन, इंटेस्टाइन के अंदर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट।
सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। ओके। अच्छा, अगर वो बात करता है कि इन द किडनी के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसफर, रिमेंबर जो किडनी के अंदर है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ग्लूकोज इज बाय सेकेंडरी एक्टिव, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, आल्सो द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स, एंड हमारे पास जो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स बोथ आर बाय द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। ओके। इन द किडनी के अंदर अगर हमारे पास वो बात करता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के transportations across placenta, that is facilitated diffusion. We have to facilitate the baby for that with glucose for the growth of the baby. So transportation across placenta is facilitated diffusion. Amino acids and the glucose from the kidney is secondary active transport, और ये भी हमारे पास secondary active transport from the intestine, सोडियम एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी वो पूछता है। ओके। दूसरी हमारे पास आ जाती है कि प्लेसेंटा के वाले से भी होगी, और हमारे पास क्लोराइड की और उसकी यूरिया की जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज अ पैसिव डिफ्यूजन होती है उसकी। ओके। लोकल एनेस्थीसिया की अगर बात करता है अगेन अक्रॉस प्लेसेंटा, दैट इज आल्सो बाय द सिंपल रिमेंबर, अगर सिंपल एंड पैसिव दोनों आ रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन इज फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन अगर एनेस्थीसिया की बात करें, सिंपल डिफ्यूजन। ओके फाइन। अच्छा, कल मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल इसकी और बता दूंगा इसके हवाले से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ओके, लिटिल बिट ओवरव्यू। अच्छा, ओके, दूसरा क्या था? ओके, हमने स्टार्ट किया अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं सोडियम पोटाशियम, ठीक है। हम बात कर रहे थे अबाउट एक्साइटेबिलिटी, जो इंक्रीज करवाते हैं डिक्रीज करवाते हैं। उसके अंदर आपने ये टेबल से ऐसे बना के याद करना है कि हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोकलीमिया, ये वाली कैल्शियम, और इसी तरह कैल्शियम यहाँ पे लिखना है आपने और कैल्शियम यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह पोटाशियम यहाँ पे और पोटाशियम यहाँ पे। आप हाइपोकैल्सीमिया ये वाली हाइपोकैल्सीमिया। ओके। और हमारे पास ये हाइपोकैल्सीमिया है, और ये वाली हाइपरकैल्सीमिया। हाइपो कैल्सीमिया के अंदर और हाइपरकलीमिया के अंदर एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास जो डायस्टोलिक रेस्ट होता है, ठीक है, और डायस्टोलिक रेस्ट होता है। दीज आर द 2 पॉइंट्स एसोसिएटेड विद। ओके। ओके, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी हमारे पास एंड डायस्टोलिक रेस्ट, ठीक है, ये दो कंडीशन एसोसिएटेड है विद हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलीमिया के अंदर। और हमारे पास अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन काजिंग इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, वो होगा पोटाशियम, ठीक है, नॉट द कैल्शियम, ठीक है, डिक्रीज कैल्शियम नहीं होगा, पोटाशियम होगा ऑलवेज। उसने दोनों ऑप्शन दी होती है, हाइपरकैलीमिया की, हाइपोकैल्सीमिया की, वी हैव टू प्रेफर द पोटाशियम। अच्छा, इसी तरह डिक्रीज एक्साइटेबिलिटी की बात करता है एंड सिस्टोलिक अरेस्ट की बात करता है, और इंक्रीज पोटाशियम आयन का पूछे दैट इज इंक्रीज आयन का पूछे दैट इज कैल्शियम, अगर डिक्रीज आयन का पूछे दैट इज पोटाशियम, ठीक है। और हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीज इन हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया का इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। हमारे पास एक और मैंने चैनल्स की बात नहीं की कि हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज एक्टिव, जब हमारे पास रेस्टिंग में होती है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास दो चैनल होते हैं सोडियम गेट्स के, ठीक है। जो सोडियम है दैट इज दो चैनल्स होते हैं सोडियम के, एक एक्टिवेटिंग चैनल होता है और एक होता है रेस्टिंग चैनल होता है, ठीक है, एक्टिवेटिंग चैनल्स, और एक होता है इनएक्टिव चैनल, और जो इनएक्टिव गेट होता है एक्टिवेटिंग गेट। ओके, एक्टिवेशन गेट्स होते हैं और इनएक्टिवेशन गेट्स होते हैं, ठीक है।
एक्टिवेशन गेट्स और इनएक्टिवेशन गेट्स, 2 गेट्स होते हैं हमारे पास। रिमेंबर हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ना, उसके अंदर जो एक्टिवेशन गेट होते हैं वो क्लोज़ होते हैं, राइट? दीज़ आर द क्लोज़ इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो इनएक्टिवेशन गेट्स होते हैं, इनएक्टिवेशन गेट्स, वो हमारे पास ओपन होते हैं, ठीक है? जब हमारे पास डिपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास जो एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है, तो एक्टिवेशन गेट्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? ओके। ओके फाइन। तो रेस्ट के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं होती, यहाँ से याद कर लीजिएगा कि एक्टिवेशन गेट क्लोज होते हैं, फिर उसके वाइस वर्सा आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने बात कर लिया अबाउट न्यूरॉन्स की बात की थी डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। हाइपर पोलराइजेशन कौन सी कंडीशन के अंदर अंदर होता है? व्हेन देयर इज हाइपरकलीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। यस। जब हमारे पास हाइपोकलीमिया होती है, उसके अंदर हाइपोपोलराइजेशन हो जाती है और इनएबिलिटी टू इजीली अटेन एक्शन पोटेंशियल, ठीक है? इसी तरह नेगेटिव इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होता है, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज होता है। हमारे पास जो डिपोलराइजेशन करवाता है बाय द इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन होती है, और हमारे पास जो रिपोलराइजेशन होती है बाय द इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन होती है। और इनसाइड द हमारे पास जो सेल होता है उसके अंदर हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर में हमारे पास सोडियम ज़्यादा होती है। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास और क्या बात की थी हमने? ओके, एक्सॉन हिलेक्स की बात की थी, आलोन नॉन पोटेंशियल की बात की थी, नीजर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और उसके बाद नीजर ग्रेन्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दैट आर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की बात की थी हमने, राइबोसोम फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है? और उसके बाद हमने और क्या बात की थी? दैट इज़ ओके, सोडियम पोटेशियम पंप का भी बता दिया था, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक्टिव एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी करता है। प्राइमरी एक्टिव हो सकता है या सेकेंडरी एक्टिव भी हो सकते हैं। ओके, खैर, और दैट वाज ऑल अबाउट द कंडीशंस, ठीक है? अगर हमारे पास अगर बीकर के अंदर कोई सोडियम नहीं है तो उसके अंदर नो एक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है? नो मैटर हाउ मच द स्टिमुलस इज प्रेजेंट। अच्छा, उसके बाद हमने बात की है अबाउट, ओके, ये सेल्स की बात की थी। सेल्स के अंदर हमने क्या बात की थी? देयर इज प्रोटीन्स होती हैं, जो लिपिड बाइलियर स्ट्रक्चर होता है, उसके अनसैचुरेटेड होती हैं, वो नोक जो उसमें कर्व्ड होती है अनसैचुरेटेड शो करता है। उसके बाद इंटेग्रल प्रोटीन होती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक वो इम्प्रेगनेटेड होती हैं इन एन एबनॉर्मल स्पेसिस नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। उसके बाद हमने बॉन्डिंग पढ़ी है इन दोनों की, कि जो दोनों के दरमियान में हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं है तो हमने प्रायोरिटाइज करना है दैट इज़ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक, ठीक है? इसी तरह इंटेग्रल एंड लिपिड मेम्ब्रेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक, ठीक है? अगर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है तो हमारे पास मेम्ब्रेन के दरमियान, लिपिड मेम्ब्रेन के दरमियान बॉन्डिंग दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। अगर वो नहीं है तो हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट, ठीक है? हाइड्रोफोबिक प्लस कोवलेंट। अच्छा, दिस वाज अबाउट द बॉन्डिंग। उसके बाद हमने न्यूक्लियोलाइट मेम्ब्रेन की बात करी थी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। और उसके बाद हमारे पास यूक्रोमेटिन के अंदर डीएनए लाइटली कंडेंस होता है। और उसके बाद इसकी हमने बात की थी कंटिन्यूस क्या चीज़ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? और उसके न्यूक्लियोलाई होता है स्टोर ऑफ राइबोसोमल आरएनए होता है न्यूक्लियोलाई। उसके बाद हमने सिस्टर्निक कर्व शेप जो होती है स्ट्रक्चर, जो कि क्लोज टू द न्यूक्लियाई होती है, दैट इज हमारे पास गोल्गी ऑपरेटस होता है। गोल्गी ऑपरेटस उसमें पैकिंग ऑफ द वेसिकल्स के बारे में करता है, पैकिंग ऑफ प्रोटीन और सारे और वेसिकल फॉर्मेशंस। और अगर एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं उनको कौन सी डिग्रेडेशन करवाता है? प्रोटियाजोम्स करवाता है। और गोल्गी ऑपरेटस से क्या निकलता है? देयर इज हमारे पास लीकिंग ऑफ लाइजोसोम्स, ठीक है? लाइजोसोम्स निकल रहे होते हैं गोल्गी ऑपरेटस से, जो कि हमारे पास ब्रेस्ट एंड यूट्रस के ब्रेक उसकी डिग्रेडेशन करवाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, व्हेन देयर इज हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोफी, ठीक है? उसके बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके अंदर होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या करवाता है? देयर इज सिंथेसिस ऑफ सर्टरली स्टीराइड्स, ठीक है?
और हमारे पास लिपिड्स के सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। लेडिक सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे हमारे पास परोक्सीजोम निकलते हैं। परोक्सीजोम्स के अंदर कैटलेज, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज एंजाइम वगैरह होते हैं और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट इन न्यूट्रोफिल्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो होलो स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस की बात की थी हमने, दैट आर द लाइसोसोम्स, ठीक है, वो लाइसोसोम्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने और क्या बात की थी, अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन की बात की थी। टॉक्सी डोज के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, नॉर्मल डोज के अंदर हमारे पास परोक्सीजोम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन जीजनम के अंदर, और हमारे पास उसके अंदर किडनी के अंदर प्रोक्सिमा कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, और हमारे पास जो प्रोलॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन थी, वो हमारे पास परोक्सीजोम करवाते थे, शॉर्ट चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, और उसके बाद क्या हो गया, एपीएस माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, एपीएस एक्वायर्ड फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की बात कर ली थी हमने। और हमारे पास अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन के साथ सिनेरियो आता है। और हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज होती हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। और इसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, डीएनए होता है इसके अंदर, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। ओके फाइन। और हमारे पास और एचआईवी की बात की थी हमने, मेनिंजाइटिस जो करवाता है, दैट इज क्रिप्टोकोकल न्यूफॉर्मेंस। ओके, और क्या है, और बस ये हमने अभी मूवमेंट की बात की थी, ठीक है, इज दैट ओके? यस डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर। अच्छा, गलती से एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो।